नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का एक अहम विज्ञापन। यह है उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर और जो समकक्ष पद हैं उन पर सीधी भर्ती 2025 के लिए। विज्ञापन संख्या है PRPV 2 उप निरीक्षक संवर्ग 03/2025 और ये 12 अगस्त 2025 को जारी हुआ है। ये कोई छोटा मोटा कागज नहीं है, पूरा 36 पेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, कोशिश करेंगे कि सारी जरूरी जानकारी निकाल लें, जैसे कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे जरूरी डेट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद कौन कौन से हैं इसमें, जरा ये बताइए। हाँ, तो इसमें मुख्य तौर पर 4 तरह के पद निकाले गए हैं। पहला तो है सबसे कॉमन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए मौके हैं। दूसरा है प्लाटून कमांडर PAC या जिसे उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस भी कहते हैं। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। अच्छा, PAC वाला सिर्फ पुरुषों के लिए। जी। तीसरा है प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल यानी SSF में। ये भी केवल पुरुषों के लिए है। और चौथा एक खास पद है महिला बटालियन के लिए महिला उप निरीक्षक का। दायरे ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये। और वैकेंसीज मतलब भर्तियां कितनी हैं? अंदाजा लग रहा है कि ये कोई बड़ी भर्ती है। हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो संख्या काफी अच्छी है। सबसे ज्यादा पद, जैसा कि उम्मीद थी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के ही हैं। पूरे 4242 पद हैं इसमें। 4242। जी। इसके अलावा प्लाटून कमांडर PAC के 105 पद हैं। विशेष सुरक्षा बल में प्लाटून कमांडर के 60 पद हैं और जो महिला बटालियन वाला पद है महिला उपनिरीक्षक का, उसके 108 पद हैं। विज्ञापन में हर पद के लिए कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया है, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST का। लेकिन हाँ, टोटल नंबर काफी इंप्रेसिव है, सिविल पुलिस में तो खासकर। बिल्कुल, 4442 पद सिविल पुलिस में, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, डेट्स क्या हैं? देखिए, आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो चुकी है? हाँ, और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 11 सितंबर 2025। और एक बात ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन फीस जमा करने की भी लास्ट डेट यही है, 11 सितंबर। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 13 सितंबर 2025 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, 11 सितंबर लास्ट डेट, 13 तक करेक्शन। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? फीस जो है जनरल कैटेगरी, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और OBC, इनके लिए है 500 रुपए। 500? हाँ, और जो अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये 400 रुपए है। अच्छा। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि अप्लाई करने से पहले सभी को OTR करना अनिवार्य होगा। OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन? जी हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये अब जरूरी कर दिया गया है। अच्छा, ये OTR वाला सिस्टम तो अब कई जगह आ गया है। मतलब पहले OTR करना होगा, उसके बाद ही मेन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल सही। ये शायद प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए है और कैंडिडेट्स का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए भी। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो OTR वाला काम पहले ही निपटा लें, लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें। सही कहा, OTR नोट कर लिया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? नेशनैलिटी का क्या क्राइटेरिया है? नेशनैलिटी तो सीधी सी बात है, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। कुछ और कैटेगरीज भी मेंशन है, जैसे तिब्बती शरणार्थी जो एक निर्दिष्ट तारीख से पहले आए हों, या कुछ दूसरे देशों से आए भारतीय मूल के लोग जो यहीं बसना चाहते हों। लेकिन मेन कंडीशन भारतीय नागरिकता ही है। ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई कितनी चाहिए? इसके लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में? हाँ, भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या सरकार ने जिसे उसके बराबर माना हो वो योग्यता। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, और इस पर बहुत ध्यान देना होगा, कि ये डिग्री या क्वालिफिकेशन आवेदन की आखिरी तारीख यानी 11 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अच्छा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट 11 सितंबर तक नहीं आया है, वो अपीयरिंग कैंडिडेट माने जाएंगे। और वो अप्लाई नहीं कर सकते? जी नहीं, वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। डिग्री हाथ में होनी चाहिए लास्ट डेट तक। ये पॉइंट तो बहुत क्लियर होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करते हैं। उम्र कब से गिनी जाएगी और कितनी होनी चाहिए? उम्र की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2025। इस तारीख को कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल हो जानी चाहिए। मिनिमम 21? हाँ, और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 28। 21 से 28 साल। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 97 से 1 जुलाई 2004 के बीच? हाँ। ठीक है। क्या इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी मिलती है, एज रिलैक्सेशन? हाँ, बिल्कुल है। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं, उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। 5 साल? जी, यही 5 साल की छूट राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिल सकती है अगर वो शर्तें पूरी करते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी प्रावधान है। उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। उनकी सेना में जो सर्विस रही है उस अवधि को उनकी असल उम्र से घटाया जाएगा। जो उम्र आएगी वो 28 साल से 3 साल ज्यादा, मतलब 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही 1 जुलाई 2025 को उनकी टोटल उम्र 34 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भूतपूर्व सैनिकों वाला कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर और मैरिटल स्टेटस जैसे मानक भी होते हैं नौकरियों में? जी हाँ, बिल्कुल। कैंडिडेट का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किसी सीरियस क्राइम में सजा ना हुई हो और उसे किसी सरकारी नौकरी से निकाला ना गया हो। ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। मैरिटल स्टेटस का नियम ये है कि ऐसा कोई पुरुष या महिला अप्लाई नहीं कर सकता जिसकी एक से ज्यादा पत्नी या पति जीवित हो। हाँ, अगर सरकार इजाजत दे तो अलग बात है। और मान लीजिए रिटन एग्जाम में 2 लोगों के नंबर बिल्कुल बराबर आ गए, टाई हो गया, तब क्या होता है? किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को वेटेज मिलता है? हाँ, मिलता है। इसे अधिमानी अर्हता या प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कहते हैं। अगर लिखित परीक्षा में अंक बराबर हो जाते हैं तो प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगी जिनके पास इन 3 में से कोई एक चीज हो। पहला, DOE-CC या NIA-LIT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट। O लेवल? दूसरा, प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस। या फिर तीसरा, NCC का B सर्टिफिकेट। NCC B? हाँ। अगर किसी के पास इनमें से एक से ज्यादा भी हैं तो भी फायदा सिर्फ एक का ही मिलेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब उस तरफ चलते हैं जो पुलिस भर्ती का एक बहुत अहम हिस्सा है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, शारीरिक मानक। पुरुषों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पुरुषों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस तरह है। ऊंचाई यानी हाइट, जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर? हाँ। Okay. और जो अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के हैं उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। 160 ST के लिए? जी। फिर आता है सीना यानी चेस्ट। जनरल, OBC और SC के लिए बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर। 79 बिना फुलाए, 84 फुलाकर। हाँ। और ST कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। सबसे जरूरी बात यह है कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना ही चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए। ये अनिवार्य है। ठीक है। 168 सेंटीमीटर्स हाइट और 5 सेंटीमीटर्स चेस्ट एक्सपेंशन जनरल कैटेगरी के लिए। और महिला उम्मीदवारों के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं? महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई यानी हाइट, जनरल, OBC और SC कैटेगरी की महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। 152 सेंटीमीटर्स। और ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये 147 सेंटीमीटर है। 147 सेंटीमीटर्स ST के लिए। जी। और वजन यानी वेट? सभी कैटेगरी के महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। मिनिमम 40 kg वेट। ठीक है, ये हो गए फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सिलेक्शन कैसे होगा? पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप? रिटन एग्जाम ये 400 नंबर का होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 400 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट? हाँ। कुल 160 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट।
ये एग्जाम OMR शीट पर होगा। 400 नंबर, 160 सवाल, 2 घंटे। सब्जेक्ट्स क्या होंगे इस एग्जाम में? इसमें 4 मेन सेक्शन होंगे, हर सेक्शन 100 नंबर का होगा। पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी का, दूसरा है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये काफी बड़ा सेक्शन है। मूल विधि, संविधान और जनरल नॉलेज। तीसरा सेक्शन है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मैथ्स और मेंटल एप्टीट्यूड। और चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, यानी रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और IQ टेस्ट। रीजनिंग वाला पार्ट। जी, विज्ञापन में ये भी क्लियर लिखा है कि अगर एग्जाम एक से ज्यादा डेट्स पर या अलग-अलग शिफ्ट्स में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन, ये क्या चीज है? थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर अलग-अलग शिफ्ट में पेपर हुए और मान लीजिए कोई पेपर बहुत मुश्किल आ गया और कोई बहुत आसान, हाँ, ये तो होता है। तो ये नाइंसाफी हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है जिससे सभी शिफ्ट्स के कैंडिडेट्स के स्कोर को एक कॉमन स्केल पर लाया जाता है। अच्छा। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो बोर्ड यूज करेगा ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो। अच्छा, ये तो फेयर है। हाँ, यहाँ एक और बात का जिक्र करना चाहूंगी। पिछली जो नियमावली थी उसमें एक शर्त होती थी कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% नंबर लाने हैं और ओवरऑल कम से कम 50%। सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ। जी, इस वाले विज्ञापन में ये बात साफ तौर पर लिखी नहीं दिख रही है, लेकिन उम्मीदवारों को तैयारी करते समय इस पॉसिबिलिटी को दिमाग में रखना चाहिए और बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए। हो सकता है बाद में कोई क्लैरिफिकेशन आए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि पुराने पैटर्न का भी ध्यान रखें। अच्छा, रिटन एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? रिटन एग्जाम में जो लोग मेरिट के बेस पर क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। वो है अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। DV PST? हाँ, यहाँ पर उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, जैसे मार्कशीट्स, डिग्री, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, जो उन्होंने एप्लीकेशन में बताए थे। और साथ ही उनकी हाइट, चेस्ट पुरुषों के लिए दोबारा मापी जाएगी, ये कंफर्म करने के लिए कि वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं या नहीं। ये स्टेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, हाइट चेस्ट भी ओके है। इसके बाद होगा तीसरा और आखिरी फिजिकल स्टेज, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET, इसमें क्या होता है? PET में मेनली दौड़ होती है और ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना कंपलसरी है। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में? जी, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में? इसका मतलब रिटन की तैयारी तो करनी है, साथ में दौड़ने की प्रैक्टिस भी जोरों से करनी पड़ेगी। अगर कोई दौड़ पूरी नहीं कर पाया तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। चाहे उसके रिटन एग्जाम में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, PET पास करना ही होगा। समझ गया। तो फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनती है, किस आधार पर? फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर बनती है, केवल रिटन के मार्क्स पर। हाँ, लेकिन इस लिस्ट में नाम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का आएगा जो DV, PST और PET दोनों में पास हुए हों। लिस्ट बनाते समय रिजर्वेशन के नियमों का पालन किया जाएगा और कैंडिडेट्स ने जो पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और अगर फिर भी टाई हो जाए, मतलब रिटन में नंबर बराबर हों और कैंडिडेट DV, PST, PET भी पास हो? हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2 या ज्यादा कैंडिडेट्स के रिटन में मार्क्स बराबर हैं, तो पहले वो अधिमानी अर्हता देखी जाएगी, O लेवल, टेरिटोरियल आर्मी या NCC B सर्टिफिकेट। जिसके पास ये होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी। अच्छा। और अगर इसके बाद भी नंबर बराबर रहते हैं तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस अब काफी हद तक क्लियर हो गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस पर वापस आते हैं। हाँ, आपने बताया था ऑनलाइन अप्लाई करना है, फोटो और सिग्नेचर को लेकर कुछ खास इंस्ट्रक्शंस थे शायद? हाँ, फोटो को लेकर इस बार एक बिल्कुल नई चीज है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट की रियल टाइम यानी लाइव फोटो ली जाएगी। लाइव फोटो? जी। मतलब फॉर्म भरते समय ही? जी,
इसके लिए वेबकैम या कोई ऐसा ही डिवाइस चाहिए होगा। फोटो लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। टोपी नहीं पहननी, मास्क नहीं लगाना, चश्मा नहीं पहनना, चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए और बैकग्राउंड या तो हल्के रंग का हो या सफेद। ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और सिग्नेचर के लिए एक सफेद कागज पर काले पेन से साइन करके उसे स्कैन करना है और फिर जेपीजी फॉर्मेट में दिए गए साइज के हिसाब से अपलोड करना है। लाइव फोटो वाला नियम इंटरेस्टिंग है, शायद फ्रॉड रोकने के लिए होगा। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में क्या बताया था? स्कैन कॉपी लगानी है या कुछ और? यहाँ बोर्ड ने डिजी लॉकर को प्रेफरेंस देने को कहा है। अच्छा, डिजी लॉकर। हाँ, कोशिश ये करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब डिजी लॉकर के थ्रू ही अपलोड किए जाएं। इससे वेरिफिकेशन का काम आसान और तेज हो जाता है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ना हो तो? हाँ, अगर कोई सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, डिजी लॉकर का इस्तेमाल अच्छा कदम है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। यूपी की भर्तियों में रिजर्वेशन के क्या नियम लागू होंगे? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो आरक्षण नियम है वही लागू होंगे। वर्टिकल रिजर्वेशन देखें तो एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं। ये हो क्या वर्टिकल? जी, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि महिलाओं का 20% रिजर्वेशन सिर्फ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वाले पदों पर ही लागू होगा, बाकी पदों पर नहीं। अच्छा, ये सिर्फ सिविल पुलिस एसआई के लिए है। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी बहुत क्रिटिकल होती है। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। इस बारे में क्या खास हिदायतें हैं? ये वाकई सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीजों में से एक है, क्योंकि जरा सी चूक से कैंडिडेट रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर हो सकता है। पहली बात तो ये कि सभी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स निर्धारित फॉर्मेट में होने चाहिए, जो फॉर्मेट विज्ञापन के परिशिष्ट में दिए गए हैं, और वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। अब आते हैं डेट्स पर, जो बहुत जरूरी हैं। ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का। हाँ, लेकिन ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 11 सितंबर 2025 तक जारी हो चुका हो। इसी तरह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए और ये भी 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच जारी हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी 1 अप्रैल 25 के बाद और 11 सितंबर 25 तक। जी, SC/ST सर्टिफिकेट के लिए भी निर्धारित फॉर्मेट है और वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए। इन तारीखों और फॉर्मेट्स का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, ये डेट्स तो नोट कर लेनी चाहिए। चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं रिटन एग्जाम के सिलेबस पर। काफ़ी बड़ा लग रहा था, क्या आप उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकती हैं? पूरा सिलेबस तो शायद यहाँ डिस्कस करना मुश्किल होगा। हाँ, सिलेबस तो काफ़ी डिटेल्ड है और उसे पूरा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं मुख्य टॉपिक्स बता देती हूँ हर सेक्शन के। 4 सेक्शन थे। पहला सामान्य हिंदी, इसमें मेनली हिंदी ग्रामर है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास वगैरह। शब्दावली है, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं और अनसीन पैसेज भी होगा। स्टैंडर्ड हिंदी का सिलेबस। जी। दूसरा सेक्शन था मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। ये सबसे बड़ा और शायद सबसे चैलेंजिंग सेक्शन है। मूल विधि में अब नए कानून आ गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की जगह लेगा, नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी की जगह। महिलाओं, बच्चों, SC/ST के संरक्षण से जुड़े कानून, मानवाधिकार, RTI, साइबर क्राइम, IT एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये सब है। संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, केंद्र राज्य संबंध वगैरह। और सामान्य ज्ञान तो अथाह है। इसमें इतिहास, भूगोल, भारत और विश्व का, विज्ञान, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, सोशल मीडिया, करंट अफेयर्स, सब कुछ है। बाप रे, ये तो पूरा समंदर है। हाँ, ये सेक्शन काफी मेहनत मांगेगा,
तीसरा सेक्शन है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, मेंसुरेशन, डीआई वगैरह। दूसरा पार्ट है मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन वगैरह। मैथ्स और बेसिक रीजनिंग। जी। और चौथा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिब्धि, तार्किक परीक्षा। इसके भी 3 पार्ट हैं। मानसिक अभिरुचि में पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, कम्युनल हार्मनी, रूल ऑफ लॉ, अडेप्टेबिलिटी जैसे टॉपिक्स हैं। ये पुलिसिंग एप्टीट्यूड जैसा है। बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू टेस्ट में रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, सीरियस कंप्लीशन, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। और तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये सब है। मतलब रीजनिंग के एडवांस टॉपिक्स भी हैं। हाँ, पूरा सिलेबस तो विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में दिया है। उसे ध्यान से देखना बहुत जरूरी है तैयारी शुरू करने से पहले। धन्यवाद। ये तो वाकई काफी डिटेल्ड जानकारी थी। तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन का हमारा विश्लेषण। हमने कोशिश की कि पदों, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, रिजर्वेशन और सिलेबस के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात करें। हाँ, अगर सम अप करें तो मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। OTR कंपलसरी है। लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो लास्ट डेट तक पूरी हो। एज 21 से 28 साल है। रिलैक्सेशन अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस में मेन रोल रिटन एग्जाम का है जिस पर मेरिट बनेगी, लेकिन DVPST और PT पास करना भी उतना ही जरूरी है। ये क्वालिफाइंग है। फिजिकल तैयारी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सलाह यही है कि जो भी उम्मीदवार सीरियसली इस भर्ती के लिए सोच रहे हैं वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upbpp.gov.in पर जाएं और वो पूरा 36 पेज का विज्ञापन खुद ध्यान से ज़रूर पढ़ें। खासकर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट, उनकी वैलिडिटी डेट्स और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस पूरी बातचीत से एक ख्याल ये भी आता है कि ये जो इतना बड़ा और विविध सिलेबस रखा गया है लिखित परीक्षा का, शायद ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज के समय में एक सब इंस्पेक्टर से कितनी तरह की उम्मीदें हैं। उसे कानून का ज्ञान भी चाहिए, संविधान की समझ भी, सामान्य दुनिया की जानकारी भी, मैथ सीजनिंग की शार्पनेस भी और साथ ही पुलिसिंग एप्टीट्यूड और मानसिक दृढ़ता भी। तो ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे बने। क्या किसी एक सेक्शन पर ज्यादा फोकस करें या सबको बराबर लेकर चलें? शुरुआत कहाँ से की जाए? ये एक अहम सवाल है जिस पर हर एस्पिरेंट को विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।